हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट गोल। फ्रेंड्स, इसके पहले जो वीडियो बनाया था वो इंटरप्ट हो गया था थोड़ा सा, तो उसको इतना हम लंबा नहीं कर पाए थे वीडियो को। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा अनुच्छेदों के बारे में डिस्कस किया था और इसके पहले जो कंटेंट था उसको हमने लिया था। तो यहाँ पर हमने ये बात की थी कि जो संविधान है, जो अनुच्छेद हैं, तो अनुच्छेदों में से 395 जो अनुच्छेद हैं ये हैं अनुच्छेद जो कि पहले भी थे। और इसके बाद में जो वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या, अगर संख्या के हिसाब से देखें सिर्फ, तो वो 400 से ज़्यादा अधिक हमें दिखाई देते हैं संविधान में, लेकिन वो वास्तव में अगर देखें संख्या तो अभी भी 395 ही है। क्योंकि हमने बात ये की थी कि जैसे कि अगर मान लीजिए अनुच्छेद 51 है, तो अगर हमें अनुच्छेद बढ़ाना है तो हम अनुच्छेद 51 का जोड़ देंगे, ठीक है। वहाँ पर हम उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, 365 से या 395 से हम उनको 396, 97 ऐसा नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से जो अभी भी जो संख्या है मूलतः वो कितनी है, 395 ही है। इसके बाद अनुसूचियां, जो मूल संविधान में अनुसूचियां थी तो 8 थी, लेकिन अब क्या है कि 12 अनुसूचियां हैं और इसमें से 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं ये अनुसूचियां जोड़ दी गई हैं संविधान में। भाग हैं तो देखिए भाग कितने हैं, 22 भाग हैं और 22 भागों में पूरे संविधान को बांटा गया है। लेकिन अगर हम इसमें भाग भी देखें तो भाग भी संख्या में बढ़े हैं, लेकिन वैसे ही कैसे कि जैसे मान लीजिए कि भाग 9 है तो भाग 9 का कर दिया गया, भाग 9 खा कर दिया गया। तो इस प्रकार से भाग भी जोड़े गए हैं। तो मूलतः अगर किया जाए तो 22 भाग अभी भी संविधान में उपस्थित हैं। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है, ये संविधान के दूसरे भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। सही सुमेलिन में है कि देखिए नागरिकता जो है वो संविधान के दूसरे भाग में है, मौलिक अधिकार संविधान के तीसरे भाग में है और राज्य की बात की गई है संविधान के 6 भाग में, मतलब कि चौथे भाग में की गई है राज्य की बात। अगर हम संघ की बात करते तो वो किस में से, वो भाग 5 में संघ की बात की गई है। फिर से देखिए अनुसूचियों में का मिलान करने वाला है, सूची 1 का सूची 2 से। तो नए राज्य का अगर गठन करना है तो नए राज्य का जो गठन है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है। नागरिकता की बात करें तो नागरिकता जो है वो भारतीय संविधान के भाग 2 के तहत दी जाती है और इसमें से जो अनुच्छेद हैं वो 5 से 11 अनुच्छेदों के तहत इनका प्रावधान किया गया है। मौलिक अधिकार जो हैं वो संविधान के भाग 3 में है। प्रशासनिक अधिकरण की बात की जाए या प्रशासनिक जो अधिकरण की स्थापना की गई है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 ए है ना, मतलब कि 323 के ए के तहत प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई है। हमारे संविधान का वह भाग जिसमें 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई, वो भाग क्या है, 9 है। मतलब कि 3 सोपानों का मतलब यहाँ कैसे कि एक ग्रामीण स्तर पर, एक ब्लॉक स्तर पर और एक जिले के लेवल पे बनाई जाएंगी। इस प्रकार से सोपान बनाए जाएंगे पंचायतों के, ताकि प्रशासन को नीचे के स्तर तक विभाजित किया जा सके। संघ और राज्यों के विषय में विधायी संबंधों के बारे में संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है, तो ये संविधान के भाग 11 में किया गया है और संविधान के भाग 11 के अध्याय 1 में ऐसा प्रावधान किया गया है। अगर यहीं पे बात की जाती फ्रेंड्स कि वित्तीय संबंधों के बारे में किस संविधान के किस भाग में बात की गई है, तो वित्तीय संविधान जो बात है वो किया गया है 12 के, मतलब कि संविधान के भाग 12 में राज्य और केंद्र के बीच में वित्तीय संबंधों के बारे में उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से वह अनुसूची जो राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों के बारे में ब्यौरा देती है, ये कौन सी है, पहली अनुसूची। मतलब कि 12 अनुसूचियां हैं जैसे, तो 12 में पहली अनुसूची क्या है कि वो बताती है कि भारत कि राज्य कितने हैं, राज्यों के नाम क्या हैं और उनका क्षेत्र क्या है। इसका जो सारा डिस्क्रिप्शन रहता है वो रहता है पहली अनुसूची में। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची क्या बताती है, वो बताती है कि राज्यसभा में स्थानों का आवंटन कैसा किया जाएगा। मतलब कि हम जानते हैं कि जो हमारी राज्यसभा है, राज्यसभा में जो इलेक्शन के थ्रू जो जाते हैं लोग वहाँ पर, तो वो किस राज्य से कितने जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि
उत्तर प्रदेश से 31 लोगों का चयन होना है। तो ये जो निर्धारण है, ये निर्धारण किया गया है किसमें? अनुसूची 4 में। इसी प्रकार से सारे राज्यों के लिए इस प्रकार का विभाजन या फिर कहें कि इस प्रकार का आवंटन किया गया है। यदि भारतीय संविधान के एक राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की अनुसूचियों में से किस एक में अवश्य परिवर्तन करना होगा। मतलब कि मान लीजिए कि हमें क्या करना है कि राज्य का एक गठन करना है, राज्य का निर्माण करना है, तो अनुसूची 1 में हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अनुसूची 1 ये बताती है कि भारत में कितने राज्य हैं, उनका क्षेत्र क्या है, उनके नाम क्या हैं। तो इसलिए हम उसमें परिवर्तन अवश्य करेंगे। अनुसूची और एक तरफ विषय दिए गए हैं। चतुर्थ अनुसूची है, तो किसके विषय में है चतुर्थ अनुसूची? राज्यसभा के स्थानों के आवंटन के। छठी अनुसूची क्या कहती है? ये कहती है जनजातीय क्षेत्रों के बारे में। जनजातीय क्षेत्रों में एक्चुअली ये है कि हमारा जो असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। तो ये मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय, इन क्षेत्रों के प्रशासन की जो बात की गई है वो अनुसूची 6 में की गई है। लेकिन अगर सिर्फ कही जाए कि अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में किस अनुसूची में बात की गई है, तो वो है अनुसूची 5 में। 8वीं अनुसूची क्या कहती है? भाषा के बारे में बताती है और 8वीं अनुसूची के हिसाब से 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार के लिए लाई गई थी और ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई थी। भूमि सुधार का मतलब ये था कि जैसे उसमें से चकबंदी करनी थी, है ना, और जो बहुत सारी जमीन लोगों ने एक्वायर कर रखी थी जो जमींदारी की प्रथा के हिसाब से, तो उस भूमि का आवंटन हो सके सारे लोगों के लिए, इसके लिए लाई गई थी 9वीं अनुसूची। अब ये अलग बात है कि इसका वितरण कितना ईमानदारी के साथ हुआ है या नहीं हुआ है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है तो 7वीं जो सूची है, अनुसूची है, वो बताती है विधायी शक्तियों का विवरण। मतलब कि केंद्र की विधायी शक्ति क्या होंगी और राज्य की विधायी शक्ति क्या होंगी। इसके साथ साथ में समवर्ती सूची के विषय में भी जिक्र किया गया है 7वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची जैसा कि अभी ऊपर चर्चा की गई कि भाषाओं के बारे में है और 22 भाषाओं का जिक्र इसमें आता है। 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण। अब ये विधिमान्यकरण जो है ये उसी लिए लाया गया था, भूमि सुधार के लिए लाया गया था। और इसमें इसकी अगर और तह तक हम जाने की कोशिश करें तो इसमें कुछ ऐसा किया गया था कि जैसे जो हमारा संविधान है उसमें से हमें 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। तो 7 मौलिक अधिकार में वहां पर संपत्ति का अधिकार भी जोड़ा गया था। तो संपत्ति के अधिकार की वजह से सरकार जिन लोगों के पास ज़्यादा भूमि थी उसको एक्वायर नहीं कर पा रही थी, लेकिन हमें भूमि का समान वितरण करना था। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया कि एक संशोधन किया और उस संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ के कुछ ऐसे नियम बना दिए गए थे कि अगर वो चीज़ें अप्लाई सरकार कर रही है तो सरकार जो लोग हैं वो इस नाम से कोर्ट ना जा सकें कि हमारे अधिकारों का हनन हो गया है, मूल अधिकारों का हनन हो गया है। इसलिए ये 9वीं अनुसूची बनाई गई थी। 10वीं अनुसूची दल बदल परिवर्तन के बारे में बात करती है कि अगर कोई भी व्यक्ति एक अगर पार्टी से चुनाव लड़ता है तो वो दूसरी पार्टी में जंप ना कर सके, इसलिए ये बनाया गया था। राज्य भूमि सुधार अधिनियम जैसा अभी देख रहे हैं तो ये अनुसूची 9 से ही संबंधित है। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय, आर्थिक योजना का जो विषय है वो किसमें है? समवर्ती सूची में रखा गया है। समवर्ती सूची का विषय और भी देखें तो आपराधिक मामले हैं, आपराधिक मामलों को किसमें रखा गया है? समवर्ती सूची में रखा गया है। समवर्ती सूची में और भी जो चीजें आती हैं जैसे कि जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, ये सारी चीजें आती हैं समवर्ती सूची में। इसके साथ साथ में शिक्षा को भी समवर्ती सूची में लाया गया है और शिक्षा को समवर्ती सूची में संविधान संशोधन 42 के माध्यम से लाया गया है। 42 संविधान संशोधन 1776 में किया गया था और इसके माध्यम से जो शिक्षा है इसको समवर्ती सूची में रखा गया है। अर्थात इसमें अब केंद्र और राज्य दोनों नियम बना सकते हैं। कुछ विषय हैं और उनको किस सूची में रखा गया है, जैसे वन है तो वन किस में है? समवर्ती सूची में है।
इसके बाद डाक बचत बैंक है, ये संघीय सूची का विषय है। जन स्वास्थ्य जो है ये राज्य सूची का विषय है। केंद्र सूची की अगर बात करें तो जैसे जनगणना है, ये केंद्र सूची में है। राज्य सूची में पुलिस और जो सार्वजनिक व्यवस्था है ये राज्य सूची में आती है। समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, ये तो अभी एक बार देखे ही हम। अवशिष्ट विषयों का जो प्रबंधन है वो केंद्र द्वारा किया जाएगा। जैसे अवशिष्ट विषयों में कौन से विषय रखे गए हैं, जब हमारा संविधान बना था तो उस समय कुछ विषय में रूल बनाने की उस समय आवश्यकता नहीं थी। जैसे उस समय डिजिटल जमाना इतना नहीं था, तो डिजिटल जमाना ना होने की वजह से वहाँ पर हमें डिजिटल मीडिया के लिए बहुत ज़्यादा रूल बनाने की आवश्यकता उस समय नहीं थी, तो हमने उनको क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो अब उनके विषय में अगर हमें नियम कुछ बनाने हैं या फिर अंतरिक्ष अनुसंधान के विषय में कोई कुछ नियम बनाने हैं, तो उसके लिए अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विषय में, ड्रोन के उड़ाने के विषय में, अगर ये सब हमें विषयों की अगर बात करते हैं तो ये सब कैसे विषय होते हैं, अवशिष्ट विषय। अवशिष्ट विषय वो विषय जिनका संविधान में जिक्र नहीं किया गया था, और इन विषयों का जो कंट्रोल है या फिर इनमें जो विधि बनाने की क्षमता है या शक्ति है वो केंद्र में निहित है। तो इस प्रकार से अवशिष्ट विषयों का केंद्र पे कंट्रोल रहता है। भारतीय संविधान के प्रावधान जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं वो कौन कौन से हैं, वो हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय। इसके बाद जो पंचम अनुसूची है, पांचवी अनुसूची है, वो छठवीं अनुसूची और सप्तम अनुसूची। ये वो चीजें हैं जो भारतीय जो भी हमारी शिक्षा प्रणाली है इसमें क्या करते हैं कि अपना प्रभाव डालते हैं। इसके बाद देखिए, भारत के संविधान की एक अनुसूची जिसमें दल बदल का विरोध होता है, तो वो कौन सी है, आप जानते हैं 10वीं है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में उल्लेखित है बैंकिंग, बीमा और जनगणना। मतलब कि ये जो हैं ये कैसी हैं, सब संघ के हिसाब से अनुसूची है, मतलब संघीय सूची के ये सारे विषय हैं। वह विषय जो भारतीय संविधान की संघ सूची में है, जैसे रक्षा है, विदेशी मामले हैं, रेलवे है, ये सब संघीय सूची के विषय हैं। पंचायती राज विषय की अगर बात करें तो ये राज्य सूची का विषय है। वह विषय जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची का समवर्ती सूची में जो रखा गया है वो है दंड प्रक्रिया, है ना। विवाह विच्छेद और गोद लेना, ये संविधान की 7वीं अनुसूची के ये जो विषय हैं ये समवर्ती सूची में आते हैं। अर्थात विवाह विच्छेद और गोद लेना ये सब समवर्ती सूची के विषय हैं। सरकारों द्वारा जो शुल्क लगाने की जो प्रक्रिया है वो भी किसमें है, 7वीं अनुसूची में ही है। मतलब कि अगर शुल्क लगाना है तो राज्य को अधिकार किन किन विषयों पर शुल्क लगाने का है और केंद्र को किस किस विधियों पर शुल्क लगाने का है, तो ये सारी जो भी उल्लेख किए गए हैं ये इसी में किए गए हैं। यहाँ पर देखिए जो अभी 6वीं अनुसूची की हमने चर्चा की थी कि मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और यहाँ पे एक और भी है असम, ठीक है। तो असम, इन सारी जो भी राज्य हैं, इन राज्यों का जो व्यवस्था है, जो प्रशासनिक वो है, वो 6वीं अनुसूची के तहत किया जाता है। फ्रेंड्स, भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो भाग 15 में अनुच्छेद 324 के तहत प्रक्रिया को निर्धारित करता है। अनुच्छेद 39A मतलब कि 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है और अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता की बात करता है। यहाँ पर ये देखिए, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। निःशुल्क विधिक सहायता का मतलब ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति खुद से वकील नहीं कर सकता है अपने केस को लड़ने के लिए, तो वहाँ पर सरकार क्या करेगी, उसकी मदद करेगी और उसके लिए एक लॉयर जो है वो अपॉइंट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि वो जो लॉयर हो वो क्लाइंट के या उस व्यक्ति के मार्फत का ही हो, ऐसा फिर जरूरी नहीं होगा। अनुच्छेद 124 में संघीय न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। मतलब कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो अनुच्छेद 124 के तहत उसके प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 5 नागरिकता के बारे में बताता है और अनुच्छेद
352 352 जो है वो हमें आकस्मिक प्रावधान, आकस्मिक प्रावधान का मतलब क्या है कि जो आपातकाल घोषित किया जाता है वो 352 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 352 आपातकाल की घोषणा के लिए उत्तरदायी आर्टिकल है। अनुच्छेद 345 विधायी शक्तियों का विवरण करता है। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार है, मतलब कि समान है सब लोग, इसके लिए जो अनुच्छेद उत्तरदायी है वो कौन सा है, 14 है। अनुच्छेद 36 में नीति निदेशक तत्वों के बारे में बात किया गया है कि नीति निदेशक जो तत्व हैं वो जो हैं वो किस तरह से होंगे। इनकी वास्तव में जो व्याख्या है वो 36 से लेके 51 तक की गई है। अनुच्छेद 74 ये मंत्रिपरिषद के बारे में बताता है। मंत्रिपरिषद का मतलब ये है कि अनुच्छेद 74 ये कहता है कि एक मंत्रिपरिषद होगी जो राष्ट्रपति को उसके कार्य में सहायक होगी। तो इसके लिए प्रावधान है वो किस में है, 74 में, 74 में है। अनुच्छेद 368 ये संविधान संशोधन के बारे में बताता है। हमारा जो भाग 18 है वो संविधान संशोधन के बारे में बात करता है और ये अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान है। विधानता एक नए राज्य का शामिल करना, अगर एक नया राज्य शामिल करना है तो कौन से अनुच्छेद के तहत होगा, वो अनुच्छेद 2 के तहत। अब देखिए, अगर नए राज्य को शामिल करना है तो अनुच्छेद 2, लेकिन अगर हमें किसी भी राज्य के नाम में, उसके क्षेत्र में परिवर्तन करना है तो वहां पर हम अनुच्छेद 3 का प्रयोग करते हैं। और ये जो परिवर्तन होते हैं इनको संविधान संशोधन नहीं माना जाता है, इनको साधारण मतलब उस तरह से विधेयक मान के इनको पारित कर लिया जाता है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 के तहत है। गिरफ्तारी और निरोध से जो संरक्षण है वो अनुच्छेद 22 के तहत दिया जाता है। मतलब कि किसी व्यक्ति को अगर कोई पुलिसकर्मी अगर गिरफ्तार करता है तो उसको बताना पड़ेगा कि किस जुर्म में वो उसको गिरफ्तार कर रहा है। इसके साथ साथ में गिरफ्तार करने के बाद उसको 24 घंटे के अंदर अंदर किसी न किसी न्यायालय में उसको पेश भी करना होता है। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 111, मतलब कि 111 के तहत जब भी संसद कोई भी जो नियम है उसको पारित कर देती है, कोई भी विधेयक पारित कर देती है, तो इसके बाद वो जाता है राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति उसको मतलब फाइनल जो करते हैं वो अनुच्छेद 111 के तहत करते हैं। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बात करता है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो किस तरह से किया जाएगा। अनुच्छेद 75 कहता है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब देखिए, जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। फिर प्रधानमंत्री की सलाह के हिसाब से जो मंत्रिपरिषद के जो भी अन्य मंत्री होते हैं उनको क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है अनुच्छेद 75 के तहत, और ये राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 155 के तहत राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है जो कि केंद्र द्वारा होती है। अनुच्छेद 164 ये राज्य में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के लिए बनाया गया है, अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 323 ए प्रशासनिक अधिकरण है और अनुच्छेद 324 निर्वाचन के लिए है। अभी इसको एक बार देख चुके हैं भाग 15 के तहत कि किस तरह, अगर निर्वाचन आयोग की बात करें तो वो भी किसमें होगा, 324 के तहत ही होगा। 330 कहता है, अनुच्छेद 330 ये कहता है कि लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों का मतलब आरक्षण होगा। तो ये आरक्षण की जो बात है वो आरक्षण 330 के तहत की जाती है। आरक्षण में अभी 104वां संशोधन किया गया है फ्रेंड्स। तो इस 104वें संशोधन के तहत अब जो आरक्षण है ये एससी और एसटी के लिए लोकसभा में सीटों का जो आरक्षण है वो 25 जनवरी 2030, मतलब कि 25 जनवरी 2030 तक अब एससी एसटी के लिए सीटों का रिजर्वेशन रहेगा। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोगों के कार्यों के बारे में
डिफाइन करता है कि लोक सेवा आयोग जो है वो कार्य अपना कैसे करेंगे। वित्त आयोग का जिक्र अनुच्छेद 280 में किया गया है कि एक वित्त आयोग होगा और जिसके निम्नलिखित कार्य होंगे। वित्तीय आपात 360 अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपात लगाया जाता, और भारत में एक भी बार वित्तीय आपात नहीं लगाया गया है। लेकिन वहां पर अगर हम बात करें कि उस तरह जो राष्ट्रीय आपात है तो वो 3 बार भारत में लगाया जा चुका है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा जो परीक्षक है वो अनुच्छेद 148 में है। मतलब कि जो कैग है वो कैग की नियुक्ति अनुच्छेद 148 के तहत की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के विषय में 315 में बात की गई है और आपात स्थिति की घोषणा 352 में की जाती है। इसके तहत देश में आपात लगाया जा सकता है। जब आपात लगता है तो जो हमारे मूल अधिकार हैं उनका जो कंट्रोल है वो हो जाता है, मतलब कि उनको एक प्रकार से निरस्त कर दिया जाता है। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ये अनुच्छेद 315 बताता है कि जो उच्च न्यायालय होगा वो अभिलेखीय न्यायालय। अभिलेख न्यायालय का होने का मतलब ये है कि उसके जो भी निर्णय हैं वो लिखित रूप में रखे जाएंगे और उनका आगे यूज किया जा सकता है जजमेंट की तरह। अनुच्छेद 222 है ना, मतलब 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब कि अनुच्छेद 222 के तहत अगर एक न्यायाधीश को दूसरी जगह भेजना है तो इसके तहत किया जाता है। अनुच्छेद 226 विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायपालिका की शक्ति को बताता है। अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति को बताता है। भारत का जो महान्यायवादी होता है वो अनुच्छेद 76 के तहत है और अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार निर्धारित किया जाता है। कार्य करने का अधिकार ये अनुच्छेद 41 में है और कार्य करने के लिए जो सही दशाएं हों वो अनुच्छेद 42 में उसका विवरण दिया गया है। अगर बच्चों की शिक्षा के बारे में बात करें तो अनुच्छेद 45 में वो किया गया है कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। अनुसूची इधर पे देखिए हमें मिलान करना है। तो भारतीय संविधान का भाग जो 9 है वो पंचायतों के बारे में बताता है कि पंचायतों का गठन किया जाता है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें कि 8वें भाग की, तो संविधान का 8वां भाग संघ राज क्षेत्रों के बारे में बताता है। और यहाँ पर अगर हम भाग 4A की बात करें तो 4A क्या करता है कि मूल कर्तव्यों के विषय में हमें बताता है। भारतीय संविधान का भाग 9 का या फिर 9A की अगर बात करें, 9A की बात करें तो ये नगर पालिकाओं के बारे में हमें इंडिकेट करता है। यहाँ पर भी मिलान में देखिए है कि पंचायतें 9 में हैं, है ना, नगर पालिकाएं 9 का में हैं। यहाँ पर देखिए सहकारी समितियों को 9 खा में रखा गया है। अब ये भाग जो 9 खा है इसको 2011 में जोड़ा गया था। 97वां संविधान संशोधन 97वां संविधान संशोधन लाया गया था और उसको 2011 में जोड़ा गया था। यहाँ पर कुछ और भागों के बारे में अगर देखें तो संविधान का जो भाग 15 है निर्वाचन के बारे में है। यहाँ पर अगर बात करें 16 की तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं 16 में। राजभाषा की बात करें तो ये 17 में है और यहाँ पर 18 की बात करें तो आपात उपबंध लगाया गया है। तो फ्रेंड्स ये थे अनुच्छेद। अब देखिए ये अनुच्छेद हो सकता है आपको एक बार में तो पूरा दिमाग में अगर ना याद हो तो आप इस वीडियो को मतलब ब्रेक ले लेके पढ़ सकते हैं या फिर कई बार इसको देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक